नमस्कार दोस्तों। ईरान पर इजरायली अमेरिकी हमले का आज 18वां दिन है। जंग के 18वें दिन जंग के मोर्चे पर क्या कुछ हुआ, कौन सी ऐसी जरूरी जानकारियां हैं, कौन सी ऐसी अहम खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। दुनिया भर के अखबारों के जरिए या मीडिया संस्थानों के जरिए जो जानकारियां मुझ तक पहुंची है, इस वीडियो में 15-20 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। गौर से देखिए, सुनिए और समझिए। सबसे बड़ी खबर आई है इजराइल के हवाले से कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को इजरायली फोर्सेज ने टारगेट करके मार डाला है। ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज की तरफ से किया गया है और दुनिया भर के अखबारों में खबर छपी। ये वो चेहरा है अली लारिजानी का जो सुप्रीम लीडर की मौत के बाद, हत्या के बाद लगातार 18 दिनों से अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बने हुए थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर पिक्चर पोस्ट किया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से, और यह दावा किया गया है कि नेतन्याहू अपनी डिफेंस फोर्सेज को अली लारिजानी जैसे लीडर्स को एलिमिनेट करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यह कहकर यह फोटो जारी किया गया है। यह अली लारिजानी है। इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारियां और मिलेगी। अली लारिजानी कल देर शाम उन्होंने इस्लामी देशों से अपील की थी, संदेश दिया था। क्या है इस संदेश में? और उसके बाद अभी खबर आ रही है कि उन्हें टारगेट किया गया। मुस्तफा खामनेई की मॉस्को में सर्जरी हुई है क्या मुस्तफा खामनेई इतने घायल हो गए अमेरिकी इजरायली हमले में 28 फरवरी को, जिसमें उनके पिता, उनके परिवार के बहुत से सारे लोग, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनके रिश्तेदार मारे गए? क्या उनकी सर्जरी मॉस्को में हुई है? ऐसी खबरें भी अलग अलग अखबारों में है, इस पर भी बात करेंगे। ईरान अमेरिका के जंग के बीच ट्रंप साहब ट्रैप में कैसे फंस गए? सबने उनको नो 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 क्यों कहा है? और सबने अगर नो 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 मतलब सारे देशों ने, नेटो सदस्य देशों ने, अमेरिका के मित्र देशों ने कहा, तो अब ट्रंप जिस ट्रैप में है उस ट्रैप से निकलेंगे कैसे? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के लिए किल बॉक्स, ईरान ने अमेरिका के लिए कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किल बॉक्स तैयार किया है, जहां अमेरिका फंसेगा तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एक शोध के हवाले से बहुत कुछ जानकारी इसमें, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा। अमेरिकी युद्धपोत में 30 घंटे तक माफ करिए, क्यों आग लगी रही, कैसे लगी रही? न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है बड़े युद्धपोत में आग लगने की, इसको भी समझेंगे। अमेरिकियों को आईआरजीसी की चेतावनी है कि आप जो इलाके हैं मिडिल ईस्ट के, उनको, जहां मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको खाली करो। उनको टारगेट किया गया है, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। बगदाद में ड्रोन हमले की तस्वीरें आई है। एक होटल अल रशीद जिसमें अमेरिकी अधिकारी ठहरते हैं, दूसरा अमेरिकी दूतावास, 2 वीडियो है। जबरदस्त ड्रोन अटैक की खबरें हैं। ईरानी हमले के बाद दुबई एयर स्पेस बंद। दुबई को लगातार एयर स्पेस को टारगेट कर रही है ईरानी मिसाइलें और ड्रोन, और इसलिए वहां से ऐसे वीडियो रात में आए। पता चला आज सुबह भी ड्रोन हमले की चेतावनी और आशंका और हमले की वजह से एयर स्पेस को बंद किया गया। नहीं होगा रिजीम चेंज। वाशिंगटन पोस्ट ने एक विस्तार से एक रिपोर्ट छापी है कि तमाम कोशिशों, साजिशों, हमलों के बाद ईरान में रिजीम चेंज करना क्यों लगभग नामुमकिन है, और यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने, विभाग की तरफ से ट्रंप को बता दिया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। हमें सरेंडर करवाने वाले मदद मांग रहे हैं। अराक्ची ने कहा जो चाहते थे हम सरेंडर करें, वो अब दुनिया के देशों से मदद मांग रहे हैं। उसके बाद सबसे पहली खबर पर लौटते हैं। ईरानी लीडर अली अराक्ची को टारगेट किया गया। क्या वो टारगेट बने? क्या वो एलिमिनेट कर दिए गए जैसा इजराइल दावा कर रहा है? इजरायली अखबारों से पहले खबर आई, पहले टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर आई, इजराइल टारगेट्स टॉप ईरानियन ऑफिशियल लारिजानी इन ओवरनाइट एयर स्ट्राइक। कहा गया कि कल रात इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने टारगेटेड ढंग से ईरान के कुछ जगहों, ठिकानों पर हमला किया, एयर अटैक किया, और उसमें लारिजानी और 2 और मिलिट्री कमांडर मारे गए। उनके भी नाम आए हैं और यह दावा इजराइल की तरफ से किया गया। हालांकि ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, ईरानी मीडिया की तरफ से कुछ पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ चौंकाने वाली जानकारी है। ये सारे अखबारों की हेडलाइन है। गार्डियन ने छापा है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, इजराइल क्लेम्स इट हैज किल्ड ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी। इजराइल सेज ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी हैज बीन किल्ड इन स्ट्राइक। इसी तरह से फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया भर के अखबारों में यह खबर छप गई कि लारिजानी को इजरायली फोर्सेज ने एलिमिनेट कर दिया, टारगेटेड किलिंग कर दी, टारगेटेड अटैक
के साथ। और लारिजानी वो शख्सियत, जैसा कि मैंने कहा, जो अभी 5 दिन पहले तेहरान की सड़कों पर थे, खुलेआम अमेरिका को चुनौती देने जो भीड़ जुटी थी, उस भीड़ का हिस्सा थे। इजराइल की तरफ से कहा गया है, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से, कि रात में किए गए हमलों पर का दावा करते हुए कहा गया कि उसमें अली लारिजानी मारे गए। इजरायली फोर्सेज ने एक और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी बासिज और एक कमांडर सोलेमानी को भी मार गिराया। गोला मरेजा सोलेमानी को मार गिराया है, ऐसा दावा किया गया है। और ये रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने और प्रधानमंत्री ने इजराइल डिफेंस फोर्स को निर्देश दिया है कि वह ईरान के आतंक और दमन के शासन का नेतृत्व का लगातार पीछा करते रहें। और उसके बाद इस तरह से दावा किया गया। हालांकि ईरान ने कोई पुष्टि नहीं की। चौंकाने वाली क्या जानकारी, वो आने से पहले नेतन्याहू की तरफ से, मतलब पीएम इजराइल की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ये 2:52 पर किया गया है, जिसमें ये दावा किया गया। ये पिक्चर है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑर्डरिंग द एलिमिनेशन ऑफ सीनियर ईरानियन रिजीम ऑफिशियल्स। 3 लोग हैं, फोन पर नेतन्याहू हैं। पिक्चर के साथ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया कि वो ऑर्डर कर रहे हैं रिजीम, जो ईरानियन रिजीम है, उसको एलिमिनेट करने के लिए। और वो टारगेटेड, जो खबरें आ रही है उसकी पुष्टि नहीं है कि कहीं मीटिंग कर रहे थे IRGC ऑफिशियल्स के साथ, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और वहीं इजराइल की तरफ से अटैक हुआ। एक पिक्चर आई। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है कि इस पिक्चर के आने के बाद कुछ देर बाद, अब देखिए, मैं नहीं जानता कि इसमें जब तक पूरी तरह से पुष्ट ना हो, 2:52 पर ये नेतन्याहू के ऑफिस से ट्वीट किया गया। सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीजें चलती रहती है, उसको पुष्टि करना जब तक ऑफिशियल ना हो। ये कोई क्रेमलिन करके कोई ट्विटर हैंडल है जो केनिया का है, मैंने इसको देखा। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसी पिक्चर को यहां डाला है, ये कह के कि ये पिक्चर 4 फरवरी 2026 की है। क्रेमलिन नाम की नाम का जो हैंडल है, उससे ये दावा किया गया है। अब मैं नहीं जानता कि ये पिक्चर की, अभी इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं ऑथेंटिसिटी देखता कि ये जो कह रहे हैं क्या वाकई ये उस तारीख का पिक्चर है, 4 फरवरी का पिक्चर। तो आज पोस्ट किया गया ये कहा कि ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये है। और ये लारिजानी है, जिनकी तस्वीरें आपने कई बार देखी होगी। ये तस्वीर लारिजानी की तब की है जब अभी अली लारिजानी 13 तारीख को इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर, जो ईरान में तेहरान की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उतरे थे। और जब ये सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था, तब ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, ईरानी विदेश मंत्री, ईरानी स्पीकर, बहुत सारे ईरानी लीडरशिप के तमाम लोग, टॉप लीडरशिप, वो सड़कों पर थे। उसमें अली लारिजानी भी थे। लेकिन अली लारिजानी अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज के टॉप टारगेट हैं और थे। और अली लारिजानी को इतना खतरा था, बावजूद इसके उस दिन ये सड़कों पर थे, भीड़ में थे। और उसी भीड़ में जब वो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, तभी आगे एक बम भी फटा, हमला भी हुआ। उस हमले में एक महिला की जान भी गई। लेकिन दिलचस्प बात क्या हुई है, जब यह खबर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जैसे देखिए नेतन्याहू का ट्वीट है 2:52 पर, उसके पहले नेतन्याहू मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके पहले यह खबर 1-1.5 घंटे से इजरायली मीडिया की तरफ से आई। 3:10 पर यह अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है, जो फारसी में है। और इस पोस्ट में, ये अंग्रेजी में भी है, इस पोस्ट में जो शहीद हैं ईरान के, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। अब ये उनका ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है क्या, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि अली लारिजानी को टारगेट किया गया। अब अली लारिजानी है कौन, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये अली लारिजानी को जिस दिन वो सड़क पर निकले थे बहुत सारे लीडर्स के साथ, उसी दिन रात को अमेरिका की तरफ से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस रिवार्ड्स फॉर जस्टिस के तहत 10 लीडर्स, जिसमें उनके नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी भी हैं और अली लारिजानी यहां हैं, इन सब पर $10 मिलियन का अवार्ड घोषित किया गया था। $10 मिलियन मतलब भारतीय करेंसी में 90-92 करोड़ की इनके बारे में जो सूचना देगा, उन्हें ये अमेरिका अवार्ड देगा। और ये 10 में से अली लारिजानी भी थे, सुप्रीम लीडर तो हैं। इनके बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं, कितने जख्मी हैं, क्या है। और उसके अलावा लारिजानी के बारे में इजराइल का यह दावा है, ईरान की तरफ से पक्ष आया नहीं। बावजूद इसके, इतने खतरे के बाद भी अली लारिजानी लगातार
लगातार सड़कों पर निकलते रहे और इसकी परवाह नहीं की। ये उस दिन प्रदर्शन हुआ था 13 तारीख को, इंटरनेशनल कूड्स डे पर। उसमें जो बहुत सारे लोग शामिल हुए थे उसमें अली लारिजानी भी थे। उस दिन भी जब वो उन पर टारगेट किया जा सकता था, इसके खतरे थे। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब ईरानी राष्ट्रपति से लेकर सब लोग उसमें शामिल हुए थे, विदेश मंत्री और ये। अब उसके बाद बात यह है कि अली लारिजानी को अगर एलिमिनेट करने का दावा इजराइल कर रहा है तो उसकी पुष्टि का तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन इनके बारे में जो जानकारी है कि इनको अगर एलिमिनेट करने में कामयाब हुआ इजराइल तो ईरान के लिए नो डाउट बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीते 18 दिनों से सुप्रीम लीडर की किलिंग के बाद से लगातार बहुत अहम भूमिका अली लारिजानी निभा रहे थे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ स्ट्रेटजिक तौर पर ईरान की जो IRGC है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस मोर्चे पर कैसे एंगेज करना चाहिए कहा जा रहा है, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। IRGC ऑफिशियल्स के साथ लगातार ये मीटिंग करते थे, लगातार अपने एक्स हैंडल से, अपने बयानों से सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अभी सेक्रेटरी थे, जो भी माने ऑब्लिक, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे 2008 से 2020 तक, वहाँ मिनिस्टर भी रहे 92 से 94 तक। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग के भी चीफ रहे, 40 साल से वहाँ पावर सेंटर में है। ईरान का इन्हें कैनेडी परिवार कहा जाता है, मतलब ईरान के कैनेडी परिवार, मतलब परिवार का इनका दबदबा है। न्यूक्लियर नेगोशिएटर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका इजराइल संबंधों पर लगातार ये मुखर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव रहे हैं, सुप्रीम लीडर के बहुत करीबी माने जाते रहे, मतलब आयतुल्लाह खामेनी। और उनके बाद एक समय में प्रेसिडेंट बनने की भी उन्होंने कोशिश की थी 2005-21 में, लेकिन जो वहाँ का गार्डियन काउंसिल है उसने इन्हें अनुमति नहीं दी थी। तो कुल मिलाकर लारिजानी की किलिंग करने में अगर इजराइल कामयाब हुआ तो ईरान को ऐसे मोर्चे पर एक बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि लीडरशिप का बहुत बड़ा हिस्सा 40 लोग पहले एलिमिनेट हो चुके। बावजूद इसके 18 दिन से ईरान डटा हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो सिक्योरिटी के जानकार है वो मानते हैं कि ईरान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सुप्रीम लीडर समेत जब 40 लीडर्स मारे गए तब भी ईरान 18 दिन से मोर्चे पर डटा हुआ है। तो लारिजानी नहीं रहेंगे या और कोई 4 लोग नहीं रहेंगे तो भी उनका सिस्टम वैसे ही काम करता रहेगा, क्योंकि वहाँ मल्टी लेयर ऐसे इंतजाम है। लेकिन अभी इन सवालों का जवाब मिल रहा है ईरान की तरफ से कि दरअसल हुआ क्या वाकई इजराइल ने इन्हें एलिमिनेट करने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये वो शख्स हैं जब 13 तारीख को सड़कों पर अली लारिजानी थे तेहरान में, तो पीट हेग्सेट जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, जिस रात उन्होंने अमेरिका ने अवार्ड घोषित किया 10 लोगों के खिलाफ, तो पीट हेग्सेट ने कहा कि उनके लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, चूहे की तरह छिप गए हैं। उसी दिन लारिजानी ने पीट हेग्सेट को रीट्वीट करते हुए कहा कि ईरान के लीडर सड़कों पर हैं, एप्स्टीन गैंग के लोग पता नहीं कहां हैं। ऐसा करके उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी, बार बार करते रहे। बहरहाल तो ये बड़ी खबर है, ये मैंने पिक्चर आपको दिखाई दी। उसके बाद लारिजानी ने अभी कल देर शाम इस्लामी देशों से उन्होंने अपील की थी कि इजराइल US ने कैसे धोखे दिए, इस्लामी देश ईरान के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे, जंग में आपकी ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है तो हमला क्यों न करें। ये उन्होंने जो वेस्ट एशिया के देशों को एक तरह से चेतावनी दी थी। अमेरिका आपका वफादार नहीं, अपने भविष्य को सोचिए, मुस्लिम देश एकजुट हो जाए तो सुरक्षा का खतरा नहीं। कल ही रात में इन्होंने संदेश दिया था। आज दोपहर में ये खबर इजराइल की तरफ से आ रही है। अब एक दूसरी खबर जो लगातार चल रही है, पहले भी, मुस्तफा खामनेई की मॉस्को में कोई सर्जरी हुई क्या? मुस्तफा खामनेई किस हाल में है, कितने जख्मी हैं, क्या उनका एक पैर काट दिया गया है, क्या उनका लीवर जख्मी हुआ है, क्या उनका हाथ जख्मी हुआ है, क्या उनका चेहरा जख्मी हुआ है, किस हाल में, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तमाम तरह की खबरें छप रही है पीछे बीते 10-12 दिनों से। ईरान ने कंफर्म तो किया है, ईरान की तरफ से कंफर्म किया गया कि वो जख्मी है, लेकिन वो कितने जख्मी हैं अमेरिका कई बार तंज कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं, पीट हेग्सेट कह चुके हैं कि पता नहीं किस हाल में हैं, कि हैं भी या नहीं, इस तरह की बातें आ रही है। अब यह खबर आई कुवैत के अखबार अल जरीदा की तरफ से कि 12 मार्च के आसपास मुस्तफा को मॉस्को ले जाया गया, वहां उनकी सर्जरी की गई जो सफल रही। रूस की प्रतिक्रिया है। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इस तरह की रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। मतलब रूस का कहना है कि हम नहीं इस पर कुछ रिएक्ट कर सकते। मतलब क्या इसका निकाला जाए, और एक ये दावा है। तो इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया। ये जरूर हुआ कि
इनको सुप्रीम लीडर जब चुना गया उसके 6 या 7 दिन बाद एक बयान, रिटन बयान आया था मुस्तफा खामेनी का, जो एक टेलीविजन के एंकर ने पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने अमेरिका इजराइल को चेतावनी दी, आखिर तक लड़ने की बात की, सब कुछ कहा। लेकिन सवाल उठे कि उनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो पाया, तो क्या वो बहुत जख्मी है? ये भी खबरें आई कहीं कोमा में तो नहीं है, तो इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है। भारत, अब आते हैं उस खबर पर। ईरान के ट्रैप में ट्रंप, सबने छोड़ा साथ। ट्रंप साहब ने सोचा था सुपर पावर है, बॉस है, दादा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर, सबसे बड़ा विक्रेता, पेट्रोल का डीजल माफ करें तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ताकत में उसके बराबर कोई नहीं, नेटो देशों का सबसे बड़ा सरगना। तो उन्हें लगा था कि वो जैसे चाहेंगे वैसे देश उनके साथ आ जाएंगे। वो एक बार कह देंगे कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो सारे लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आएंगे। जब तक अमेरिका और इजराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में नहीं फंसा था, तब तक तो ये हवाई जहाज से, जेट से वहां जहां तहां बॉम्बिंग कर रहे थे। लेकिन मामला जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसने का हुआ, तब ट्रंप ने अपील की नेटो देशों से कि आप सब लोग आए। मैंने 2-3 बार वीडियो में अलग अलग बताया, उनको सब जगह से नो 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 नो। और हालांकि चीन नेटो का हिस्सा नहीं है, उन्होंने, और नेटो और अमेरिका की दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं हर क्षेत्र में। नेटो भी अपने को सुपर पावर, माफ करें, चीन भी अपने को सुपर पावर समझता है, दोनों का कंपटीशन। उन्होंने चीन से भी अपील की थी कि आप भी अपने युद्धपोत भेजो। ये पहले से पता था चीन ऐसा नहीं करेगा। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन है। चीन 90% तेल ईरान से लेता है, उसी रास्ते से उसका तेल आता है। और ईरान कह भी चुका है कि चीनी जहाज वहां से जा सकते हैं, रसियन जा सकते हैं, जिससे उनकी दोस्ती हो जा सकते हैं। फिर चीन के आने का सवाल नहीं, लेकिन कहा उन्होंने चीन को भी, लेकिन सबने नो किया। तो इस दादा को सब जगह से इनकार मिला। और उसके बाद अब उस दादा के दिमाग में क्या चल रहा है? जलालत हुई, फजीहत हुई, लाचारी दिख रही है। और बार बार अब कह रहा है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब जो ट्रंप ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल देर शाम, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी आगे कभी पीछे, कभी करे हम सबसे सुपर पावर है, हमें जरूरत नहीं मदद की, कभी मदद मांग रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करिए कि इस दादा का क्या हाल हुआ। ट्रंप ने सबने जो नेटो देशों ने बयान दिए, जिन्हें ट्रंप मानते हैं कि ये सब उन पर डिपेंडेंट है, सब हर देश में, नेटो देश जितने हैं सब देश में ट्रंप की 30,000, मतलब अमेरिका की 30,000, 20,000, 40,000 सेना है। लेकिन हर देश ने कहा कि हम आपके साथ ईरान के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लड़ने नहीं जा रहे हैं मिस्टर ट्रंप। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत मुखर रहे, उन्होंने कहा हम अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। साफ साफ ईरान के खिलाफ एक तरफा युद्ध है और 2 देशों और 2 सरकारों ने अपने सहयोगियों के सलाह के बिना शुरू किया। भाई लड़ाई आपने खुद शुरू की, मोर्चा आपने खुद खोल दिया, बॉम्बिंग करने का फैसला आपने यूनिलेटर एक तरफा लिया। और अब जब गर्दन आपकी फंस गई 16वें, 17वें, 18वें दिन, तब आप करो आप सब आ जाओ, आप सब हमारी मदद करने, रेस्क्यू करने, मदद करने, अपने अपने जहाज लेकर आ जाओ। तो कह रहे भैया हमसे पूछ के किया था क्या? आप तो खुद गए थे दादा बनने। दादा हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। नेटो देशों की, आपके यूरोपियन देशों की औकात आप मानते नहीं है। फिर अब क्यों ये अमेरिका सबको बुला रहा है? ऐसी बातें कही जा रही है। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर ने, जॉर्जिया मेलोनी ने कहा अमेरिका इजराइल के हमलों में हिस्सा नहीं ले रहा है और नहीं लेने का सवाल है। इटली का हिस्सा न ले रहा है, न लेने का इरादा रखता है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा हम युद्ध में हिस्सा नहीं होंगे। तो ट्रंप साहब के लिए ये सब जगह से बुरी खबर आई। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री, डिप्टी पीएम, उन्होंने कहा अमेरिका के दबाव में या ब्लैकमेल में आकर इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। साफ साफ कहना कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा मत कहिए कि सैन्य उपकरण लेकर और सैनिक लेकर वहां आ जाएं। जर्मन चांसलर ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ट्वीट किया, सैन्य संसाधनों के जरिए खोलने में हिस्सा नहीं लेंगे। मिडिल ईस्ट युद्ध नेटो का मामला नहीं है, इसलिए जर्मनी भी इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं होगा। भाई नेटो का मामला ही नहीं है। नेटो के 32 देश उसके सदस्य, अमेरिका सबसे बड़ा उसका दाता है, फंड देने वाला। 50 साल हो गए, 5 दशक हो गए। और नेटो का मकसद है अपनी सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस। एक देश पर अगर हमला होता है तो नेटो देश मानेंगे उस देश पर हमला हुआ, सब उसके साथ दें। ऐसा पहले हुआ है अफगानिस्तान से लेकर इराक तक में। यहां तो आप अपना जहाज, बम, बारूद और सारे लेकर आप खुद पहुंचे, आपने किसी से पूछा नहीं, आप खुद वहां कूद गए। फिर वही बात है, गर्दन फंस गई, गर्दन निकल नहीं रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नैरो उस लेन में। तो अब आप कह रहे हैं मेरी गर्दन निकालने सब आ जाओ, तो ये करें भैया आप तो पूछ के गए नहीं। उसके बाद कुछ बाइट में दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये
प्रेसिडेंट, मैं बार बार सन की पागल प्रेसिडेंट बोलता हूं, हालांकि इससे बेहतर कोई आपको अगर एडजेक्टिव मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि सन की और पागलपन के लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो ये क्या कहते हैं, कल का 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ हिस्से जरा सुनिए, इनकी मनोदशा का अंदाजा लगाइए। They should be jumping to help us because we've Sunni. helped them for years stay out of war. And if we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of war. And if we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of war. And if we need हम माइन जो नेवल माइन होता है, समुद्री माइंस बेसिकली बारूदी सुरंग हटाने वाले अगर हमें जहाज चाहिए, आपके पास है, अगर हमने कहा तो उनको सबको कूद कर जंप करके खुद आना चाहिए देने के लिए कि हाँ ये जहाज है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। तो बौखलाया साहब क्या क्या बयान दे रहे हैं। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. यहां कह रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा है मदद करने अपने जहाज लेकर, अगर हम जहाज मांग रहे हैं या जो माइंस हटाने के जो उपकरण मांग रहे हैं, और यहां कह रहे हैं हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम तो सुपर पावर है, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हमारे पास है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनीबॉडी। उसके बाद ब्रिटेन से कितने बौखलाए हुए थे, इसको जरा सुनिए। ये सनक नहीं है तो क्या है, ये चाहते हैं कि जैसे ये एक तरफा यूनिलेटरल वन मैन शो कि जो मैंने सोच लिया वही करूंगा, मैंने तय किया कि मैं उस देश पर चढ़ाई करूंगा तो मैं वही करूंगा, मैंने तय किया कि क्यूबा से पंगे लूंगा तो वही करूंगा, मैंने तय किया ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए तो मैं वही करूंगा, मैंने तय किया कि ईरान पर जहाज भेज देना, ईरान पर लड़ने के लिए वही करूंगा। कोई टीम कोई इस तरह की मीटिंग के पक्ष में नहीं है। जब इन्हें कहा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए पहले, मैं बल्कि चाहता हूं सुनिए। With the team, you're the prime minister. You can make your own. Why do you have to meet with your team to find out whether or not you're going to send some? एक मिनट शुरू करते, सुनिएगा गौर से। Prime Minister of UK, United Kingdom, yesterday told me I'm meeting with my team to make a determination. I said, you don't need to meet it with the team. You're the prime minister. You can make your own. Why do you have to meet with your team to find out whether or not you're going to send some minesweepers to us or to send some boats? Prime Minister. ये रहे हैं कि इन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से जब इस मामले में बात की तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूं ताकि कोई फैसला ले सकूं। तो इन्होंने कहा भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपको मीटिंग करने की टीम के साथ क्या जरूरत है, आपको जहाज भेजना है या नहीं भेजना है, या माइन स्वीपर्स भेजना है या नहीं भेजना, इसके लिए टीम की क्या जरूरत है। मतलब ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने खूंटा गाड़ के एकदम कॉर्पोरेट के सीईओ की तरह कर दिया, वैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर करें। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए। वही प्राइम मिनिस्टर है जिनको लेकर ट्रंप ने अभी 1 हफ्ते पहले बहुत ही बेहूदी प्रतिक्रिया दी थी, रिएक्शन दिया था, जब उन्होंने अपने कुछ 2 जहाज ऑफर किए थे, कहा था जहाज अपने रख लो, हम तो लड़ाई जीत चुके हैं। तो ये ट्रंप साहब अब बौखलाए हुए क्या कर रहे हैं। Now that you've announced that the U.S. has destroyed all of Iran's mine-laying ships, why can't the U.S. just immediately reopen the Strait of Hormuz? Well, we could, but it takes 2 to tango. We have to get people to take their $1 billion ship and drive it up. If when Pepe has his big sugar ships coming around and they cost $1 billion, and we say, I think it's okay now, Pepe, take your ship. दरअसल इस वीडियो में ये कह रहे हैं, रिपोर्टर ने उनसे सीधा सीधा पूछा कि आपने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के सभी माइंस बिछाने वाले जहाज को उड़ा दिए हैं, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप क्यों नहीं खोल पा रहे। तब वो कहानी बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप गुजरता है, सुपर टैंकर जहाज गुजरते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, $2 बिलियन तक के होते हैं, इसलिए कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए। भाई साहब, जब आप सुपर पावर हो और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने की क्षमता रखते हो, तो उन जो जहाज हैं उनकी चिंता वाजिब है कार्गो शिप को, कि उनको एक नीचे से कोई स्ट्राइक आएगी, कहीं से मिसाइल गिरेगी, ड्रोन गिरेगा, या समुद्री बारूद
बिछाया हुआ कहीं कोई ऐसा होगा, वो जहाज उड़ जाएगा $2 मिलियन का। तो वो क्यों जाना चाहेंगे? आप ठेकेदार हो, आप जिम्मेदार हो, आप इस जंग के जिम्मेदार हो, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां तक पहुंचाने के जिम्मेदार हो, वहां की स्थिति खराब करने को आपको करना 40 चाहिए। years we're protecting you and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. But they said we'd rather not get involved. ये वही दुख है That's it कि for you, हमने for- 40 साल से नेटो देशों की मदद की, आपकी रक्षा कर रहे हैं, और हम आप इतनी सी छोटी सी चीज में शामिल नहीं हो सके। दुखरा रो, एक बार दुखरा रोते हैं, गुहार लगाते हैं, फिर कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो सुपर पावर हैं। तो भाई एक बार तय कर लो कि आप सुपर पावर हो या आपको किसी से मदद चाहिए। वही जो नेटो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, यही कह रहे हैं कि ये तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। और यूरोपीय देशों का बीते इस 1 साल सवा साल में ट्रंप के सेकेंड रिजिम में जितनी फजीहत लीडरशिप को की है, उसका कोई जवाब नहीं है। एकदम कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अपने एम्प्लॉय की तरह बिहेव करते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बयानों में, ट्विटर पर या ट्रूथ पर जो पोस्ट करते। खैर, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. We get less than 1% अब of यहाँ our ये oil भाई साहब from क्या the कह रहे Strait. हैं कि हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1% तेल पाते हैं, चीन 90% पाता है, जापान 95% पाता है, साउथ कोरिया 35% पाता है। तो वो सब देश क्यों नहीं आ रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए? भाई साहब, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समुद्री जंग का मैदान बना दिया। अब वहां मामला फंस गया तो आप कह रहे हो कि वो सब क्यों नहीं आ रहे हैं, हमें तो तेल वहां से लेना नहीं है। तो भैया वो सब नहीं आ रहे हैं। चीन को ऐसे ही 90% ईरान से तेल लेता है और चीन को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देशों के लिए भी अगर बात करेगा तो शायद ईरान की तरफ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसे है जो ईरान बार बार कह रहा है, दुश्मन देशों के लिए हम यहां से जहाज नहीं गुजरने देंगे। और ये अब इनको चिंता है कि अब कैसे रास्ता खोले। इनकी कोई सुन नहीं रहा है। मोहल्ले के दादा या शहर के दादा को ऐसी बेचारगी हो गई कि इनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो अब ये परेशान है कि अब धमका भी रहे हैं, नेटो देशों को भी धमका रहे हैं कि तुम्हारे हम नेटो से एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह की भी बातें आ रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये ट्रंप के बदलते बयान, उसके बाद जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक क्या इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे किल बॉक्स है, जो शुरू में मैंने कहा उस पर भी अब ट्रंप के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, ट्रंप ने 3 मार्च को कहा कि हम जंग जीत चुके, 7 मार्च को कहा कि हमने ईरान को हरा दिया, 9 मार्च को कहा हम ईरान को हराने की जरूरत है, 9 मार्च को कहा जंग पूरी हो चुकी है लगभग, 11 मार्च को कहा कि हमें ईरान को हराना है, वी नीड टू बीट ईरान। 11 मार्च को ही कहा है हम जीत गए और नहीं जीते, दोनों तरह के। 12 मार्च को कहा कि हम जीत गए, फिर 13 मार्च को कहा कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा कि जीते कि नहीं जीते। और जीते तो वो मिसाइल कौन दाग रहा है, और जीत ही गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोना धोना क्यों मचा रहे हो कि सारे देश आ जाए। उसी तरह से फिर यहां 14 मार्च को कहा ईरान हार गया, फिर उसके बाद नेटो देशों से मांग रहे हैं मदद कि सब लोग आ जाओ भैया, हमें बचाओ, हमारे जहाजों के साथ तुम भी लग लो। तो ये ट्रंप साहब के बयान है, जीते हुए आदमी बार बार करे। अब एक जो खबर मैंने बताई कि ईरान के लिए किल बॉक्स, ईरान ने अमेरिकी नौसेना के लिए परफेक्ट किल बॉक्स तैयार किया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है, और ये किल बॉक्स में ये कहा गया है कि ईरान एक रिसर्चर के हवाले से ईटी ने छापा है कि 2009 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज के कॉलिन कार्ल बॉयनटन, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, ऑपरेशंस टू डिफीट ईरानियन मैरीटाइम ट्रेड इंटरडिक्शन। इसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने कैसे पारंपरिक नौसैनिक शक्ति नहीं बल्कि असीमित रणनीतियों की वजह से ईरान की वहां सुप्रीमेसी, असीमित रणनीतियों मतलब ईरान पहले से वहां मौजूद है, और ईरान जब मौजूद है तो ईरान को उसका फायदा है। ईरान यहाँ पे सब जगह मौजूद है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये अगर देखें तो लगभग 32-33 किलोमीटर चौड़ा है। एक बार में 2 शिप यहां से गुजर सकता है। यहां सब जगह ईरान काबिज है। और अब सवाल उठता है कि यहां चौड़ा है सब, अब यहां से जहाज इधर से गुजरना है, और यहां इंतजाम ईरान ने कर रखे हैं। तो यही दिक्कत है कि यहां जाकर कैसे गुजरे और यहां से कैसे जहाज निकले, और अमेरिका यहां कैसे ईरान से मुकाबला करे। अगर ईरान ने कोई माइंस बिछा रखी है, समुद्री माइंस,
या उनके पास कुछ ड्रोन और मिसाइलें यहाँ, और यहाँ ऊंची पहाड़ियां भी है, बहुत ऊंची, बिल्कुल अलग ढंग का टेरेन है, ये यहीं पर फंसा हुआ। तो इसमें रिपोर्ट में यही कहा गया है कि वहां दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना एक संकरी पानी की पट्टी को सुरक्षित करने में हिचकिचा रही है, और इसलिए इसे, ये जो नैरो वाटर लेन है, ये एक तरह से अमेरिका के लिए संभावित किल बॉक्स है। ईरान ड्रोन और मिसाइलों जैसी आसान रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका यहां पर ईरान को धकेलने के लिए या ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने दम पर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वो दुनिया के तमाम देशों को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि ये एक तरफा कार्रवाई ईरान के जाल में फंसने का खतरा पैदा करती है। ये ऐसा ईरान ने पहले से सोच रखा होगा, पहले से तैयारी होगी कि वो दिन कभी आएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह से अमेरिका के साथ उसको जंग लड़नी होगी। और चूंकि एयर डिफेंस ऐसा है नहीं, एयरफोर्स ऐसा है नहीं, नेवी भी उस तरह से अमेरिका के मुकाबले ईरान के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने दूसरे किस्म की तैयारी कर रखी है यहाँ निपटने के लिए। यही इसमें रिपोर्ट में है कि ईरान ने यहाँ कैसे छक्के छुड़ा रखे हैं। इसमें है कि रणनीतिक तौर पर ऐसा लगता है कि ईरान जानबूझकर यहाँ घेराबंदी करके अमेरिका को उकसाना चाहता है, और उकसाने में अमेरिका ने कोई जल्दबाजी में कदम उठाया तो खतरे भरा काम हो सकता है अमेरिका के लिए। इस तरह से एक लंबी रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारी वजह बताई जा रही है कि किस मील चौड़ा ये यहाँ बड़े युद्धपोत को, अगर बड़ा युद्धपोत है तो यहाँ बहुत चौड़ाई है, यहाँ से 25 गुना 30 गुना, यहाँ उसको घूमना, यू टर्न लेना या दाएं बाएं करना, घुमाओ, ये भी मुश्किल है। और यहाँ ईरान ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं है। इसमें उनके कहने का ये मतलब है कि असीमित रणनीति है उसके ईरान के पास, और लंबे समय तक इसको बंद भी नहीं रख सकता, लेकिन टेम्पररी तौर पर अमेरिकी मिलिट्री पावर को चुनौती दे सकता है। वो इतना भड़काना चाहता है, भड़का सकता है अमेरिका को, भड़काना चाहता है, यही स्ट्रेटजी है, ताकि युद्धपोत यहां पर आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आए, और उसके बाद उस इलाके में फंसे, और असीमित क्षमताओं का फायदा उठाकर ईरान इस युद्धपोत को नुकसान करे, इस लड़ाई में अमेरिका को मुसीबत में डाले। ये इस स्टोरी में कहा गया है। दूसरा, अमेरिकी युद्धपोत में 30 घंटे तक आगे खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि अमेरिका के विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के एक हिस्से में भयंकर आग लगी, जिससे 600 नाविकों को अपनी जगह बदलनी पड़ी। ये एनवाईटी की रिपोर्ट है। आग लगने की वजह में ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई हमला हुआ, लेकिन पूरे दिन लगी इस आग को बुझाने में। ये युद्धपोत है और ये मिडिल ईस्ट में है, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस युद्धपोत का नाम लेकर, विमान वाहक युद्धपोत है, इस पर 50 विमान लैंड होते हैं और टेक ऑफ करते हैं। कहा गया था कि अगर हमारे इलाके में हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम उसको टारगेट करेंगे। अभी पुष्टि नहीं है कि अगर यहां पर आग लगी, पूरे दिन बुझाने में 1 दिन लगा, तो उसकी वजह क्या थी। लेकिन बगदाद में ड्रोन हमले की खबर पहले बताया। अल रशीद होटल है जो बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी के पास है। इस होटल में अमेरिकन एम्बेसी से जुड़े अधिकारी रहते हैं। ग्रीन एरिया में, मतलब बहुत सिक्योर एरिया में ड्रोन से हमला किया गया। आज ही खबर आई कि अमेरिकी दूतावास पर भी 3 ड्रोन मारे गए। यहाँ अमेरिकी दूतावास पर पहले भी हमले हुए थे, और दुनिया में अमेरिका के जितने भी दूतावास हैं उनमें सबसे बड़ा दूतावास बगदाद में है। चूंकि इराक वार हुई थी, अमेरिका ने वहाँ ज़बरदस्त तैयारी की थी। इराक में कैसे सद्दाम हुसैन की सरकार को तख्ता पलट करके फांसी के फंदे तक लटकाने तक में अमेरिका की भूमिका, और उसके बाद भी अमेरिका वहाँ डटा हुआ। तो बहुत बड़ी तैयारी वहाँ अमेरिका की रहती है हर समय दूतावास में। बावजूद इसके ड्रोन अटैक हो रहे हैं तो अमेरिका की चिंता है, और इसलिए अमेरिका ने इराक से अपने नागरिकों को इराक छोड़ने को कहा। यह भी कहा है कि रेगुलर फ्लाइट से दाएं बाएं से निकलो, सुरक्षा करो। तो ये बहुत बड़ी चिंता है अमेरिका की। नहीं होगा रिजीम चेंज। वाशिंगटन पोस्ट में जैसा कि मैंने बताया, खबर है कि अमेरिकी विभाग के आकलनों के मुताबिक ईरान में यही सरकार बनी रहेगी। मुमकिन है पहले से ज्यादा मजबूत और हौसले वाली हो, क्योंकि जो विरोधी थे वो भी अब विरोधी उस तरह से नहीं दिख रहे हैं, और जो लोग रिजीम समर्थक थे उन्हें लग रहा है कि अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने का मौका है, कि यही रिजीम है जो अमेरिका इजराइल से मुकाबला कर रहा है। तो दरअसल अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, यहां आप देख रहे हैं, यूएस इंटेलिजेंस सेज ईरान रिजीम इज कंसोलिडेटिंग पावर। मतलब ईरान की रिजीम और कंसोलिडेट हो रही है। वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को बताया। ईरानी हमले के बाद दुबई एयरबेस बंद होने की खबर आई थी। सुबह भी बार बार यूएस एयरबेस, दुबई एयरबेस को बंद करना पड़ता है, क्योंकि बार बार इसको ईरान की तरफ से ड्रोन हमले से टारगेट किया जा रहा है। ये कल रात की तस्वीर है।
आज सुबह भी ड्रोन अटैक हुआ, बंद किया गया, बाद में पता चला कुछ देर बाद खोला गया। इंटरनेशनल फ्लाइट काफ़ी देर तक, कल शाम भी एमिरेट्स को छोड़कर बाकी फ्लाइट्स के लिए दुबई को बंद किया गया। जानबूझकर बार बार ईरानी मिसाइलें और ड्रोन यूएई को, दुबई को, बहरीन को और आसपास के इलाकों को टारगेट करें, ये कहते हुए कि तुम्हारी ज़मीन से हम पर हमला हो रहा है, तुम्हारी ज़मीन पर जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है वहाँ से हमें टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ये भी अब उस तरह के इंस्टॉलेशन को, एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट करें, चाहे कॉर्पोरेट टावर हो चाहे एयरपोर्ट हो। उसके बाद मैक्रों से बातचीत में ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक समुदाय इस जंग से दूर रहे, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और ईरान की लगातार की लाइन है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमें सरेंडर करवाने वाले मदद मांग रहे हैं। अरागची का एक बयान आया है कि अमेरिका पहले हमसे बिना शर्त सरेंडर करने की, आत्मसमर्पण की मांग कर रहा था, माफ करिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए दूसरे देशों से अपील करे। बात सही है, जब आप कह रहे हो कि हार गए, ख़त्म हो गई नौसेना और वायुसेना और सब खत्म हो गया ईरान का, और 100% उनकी मिलिट्री खत्म हो गई, सरेंडर कर दो, तो फिर आप क्यों नेटो के देशों से मदद मांग रहे हो? यही अरागची ने कहा है। उसके बाद मिलिट्री कमांडर IRGC के प्रवक्ता ने कहा एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फियर है। मतलब एपिक फ्यूरी इनके ऑपरेशन का नाम है, जो अमेरिका का है, तो कहा ये एपिक फियर है और ये अमेरिका डरा हुआ। वापस आखिरी शुरुआत में उसी खबर पे जहां से हमने शुरू की थी, सबसे बड़ी खबर आज की अब यही है, ईरान की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया, पुष्टि आनी बाकी है। लेकिन ईरान के लिए बहुत नुकसान की खबर। एक हौसले की भी बात होती है, वार के बीच में अगर कोई इतना सीनियर लीडरशिप एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन देखिए, अगर ये हुआ तो इजराइल का इंटेलिजेंस और इजराइल की टारगेटेड किलिंग और इजराइल की एजेंसियां कैसे पेनिट्रेट करके वहां काम कर रही है, क्योंकि जिस ढंग से 40 लोगों को तब मारा गया था 28 फरवरी को खामेनेई समेत, तब भी ये कहा गया कि उन्हें एक एक पल की जानकारी थी कि वो कहाँ हैं, कितने लोग हैं, कब पहुंचेंगे, कब मैक्सिमम लोग होंगे। पहले रात में अटैक की प्लानिंग थी 27 की रात को, फिर CIA ने बताया कि सुबह मीटिंग है या सुबह सब लोग होंगे। CIA की सूचना के बाद टारगेट करके सुबह वहाँ बॉम्बिंग की गई और उसके बाद 40 लोग मारे गए, सुप्रीम लीडर समेत। तो ये उनकी कामयाबी है, उनकी एजेंसीज की। अब देखना है कि ईरान इस पर कैसे रिटेलिएट करता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये भी एक रहस्य है कि अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से उनके एलिमिनेट किए जाने की खबर के बाद ये ट्वीट कैसे हुआ, ये सब का भी जानने का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल नमस्कार।